नमस्ते, मैं डॉक्टर पवन राठी, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ। आज हम एक खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लव, रिलेशनशिप एंड कोपिंग विथ ब्रेकअप। बेसिकली लव एग्जैक्टली है क्या? लव की डेफिनेशन हम जब मूवीज़ में देखते हैं, सॉन्ग्स में देखते हैं तो टोटली डिफरेंट रहती है। लिरिक्स, पोएट्स के हिसाब से उसकी डेफिनेशन अलग है, पेंटर्स के हिसाब से उसकी डेफिनेशन अलग है। सब ने अपनी अपनी परिभाषा बना के रखी है लव की। बट अगर आप एज ए साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बात करें तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कुछ प्रमुख बिंदु दिए हैं लव के लिए। वो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मतलब लव है। ये 3 बिंदु है: इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट। जब ये तीनों बिंदु या तीनों कंपोनेंट्स मिल जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं ट्रू लव, जिसको बोलते हैं कंज्यूमेट लव। अब एक तरीके से देखिए कि किसी व्यक्ति को सिर्फ इंटीमेसी है, अगर सिर्फ वो उसके पास रहता है या उसके पास आसपास उसका कामकाज चलता है, तो दैट इज मोर ऑफ लाइक अ लाइकिंग, जो जनरली हम फ्रेंडशिप में देखते हैं। समझो कि आपके लाइफ में या आपके लव में इंटीमेसी है, पैशन है, तो हम उसको कहते हैं रोमांटिक लव। आपके रिलेशनशिप में इंटीमेसी नहीं है लेकिन सिर्फ कमिटमेंट और पैशन है, तो उसको हम कहते हैं फैचुअस लव। जैसे डिस्टेंट रिलेशनशिप होती है कि जहां पे आप लोग पास में नहीं हो, आप अपने एक में के प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पा रहे हो, बट डेफिनेटली आपका पैशन उनके लिए है या कमिटमेंट है कि आगे चल के आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहोगे या एक में को हेल्प करोगे। तो दिस विल बी कॉल्ड एज फैचुअस लव। कुछ होता है जैसे शादियां, जिसमें पैशन नहीं होता है या इंटीमेसी भी नहीं होती है लेकिन कमिटमेंट होता है, इसको हम कहते हैं एम्प्टी लव। और एक लॉन्ग टर्म शादी जो काफी सालों से टिकी है, जहां पे इंटीमेसी है और कमिटमेंट है लेकिन पैशन नहीं बचा है, एक में के लिए फिजिकल अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है, उसको हम कहते हैं कंपेनियन लव। तो बेसिकली लव इन 3 बिंदु के हिसाब से 8 टाइप में डिवाइड किया जाता है। बट ट्रू लव इज बेसिकली कंज्यूमेट लव, जिसमें आपको इंटीमेसी भी मिलेगी, पैशन भी मिलेगा और कमिटमेंट मिलेगा। बाय मीन ऑफ इंटीमेसी आई वांट टू से कि इंटीमेसी मतलब जरूरी नहीं है कि वो इंटीमेसी हैज टू बी लाइक इन अ फिजिकल वे। कभी कभार आपकी कुछ प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी सामने वाला व्यक्ति सामने आ रहा है, दैट कैन बी इंटीमेसी, जस्ट लाइक इन फ्रेंडशिप। पैशन से मतलब होता है कि आपका फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, सेक्सुअल ड्राइव उस पर्सन के लिए कितना है, उसको हम पैशन कहते हैं। एंड कमिटमेंट इज बेसिकली लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन फॉर्म ऑफ कमिटेड रिलेशन इन फॉर्म ऑफ मैरिज, गेटिंग मैरिड, या शॉर्ट टर्म जहां पे आप दोनों एक में की मदद करके दोनों एक्सिट करना चाहते हो या कुछ अचीव करना चाहते हो, दैट इज अ कमिटमेंट। तो ये 3 बिंदु होते हैं। बहुत सी बार लगता है कि एक्चुअली लोगों को अट्रैक्शन कैसे होता है, व्हाट रियली हैपेंस इन अट्रैक्शन। तो इसके लिए कुछ फिजिकल, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जैसे पॉजिटिव इमोशनल फीलिंग या पॉजिटिव अफेक्ट, एक तरीके से आपको खुशी मिल रही है उनके साथ रह के, या एक खुशनुमा एनवायरमेंट में आप साथ में रह रहे हो, तो दिस गिव्स यू अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट पर्सन। या नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर एफिलिएशन मतलब कि लॉन्ग टर्म में हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई व्यक्ति हो, अपना भी कोई रिलेशनशिप हो, एक बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे हमारी हंगर, ट्रस्ट, सेक्स, ये बेसिक ड्राइव है हमारी, वैसे ही नीड फॉर एफिलिएशन इज ऑल्सो बेसिक ड्राइव जो हमको अट्रैक्ट करती है किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स होते हैं जैसे डोपामाइन, नर्व ग्रोथ फैक्टर्स, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, नॉरफिनेफ्रिन, ऑल दिस आर लाइक लव केमिकल्स। डोपामाइन स्पेसिफिकली इन फ्रंटल लोब, जो दिमाग का सामने वाला हिस्सा है, वहां पे वो रिवार्ड पाथवे के लिए काम करता है। जब आप किसी के लिए अट्रैक्ट होते हो, उनको देखते हो, वो सामने से मुस्कुराती है, तो आपके दिमाग में वो डोपामाइन नाम के केमिकल रिलीज होते हैं। ये डोपामाइन केमिकल रिलीज आपके ब्रेन में निकोटिन स्मोकिंग के बाद, अल्कोहल कंजम्पशन के बाद, कोकेन या कैनबिस यूज के बाद भी रिलीज होते हैं, और इसी के लिए हमारे दिमाग में ये एडिक्टिव होते हैं। तो धीरे धीरे आपको उस चीज का एक एडिक्शन जैसा होता है या अट्रैक्शन होता है, और बार बार आप वो चीजें करते हो जिससे आपको ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होगा या अट्रैक्शन होगा। सेरोटोनिन लेवल थोड़ी कम हो जाती है। सेरोटोनिन लेवल कम होने की वजह से
एक ऑब्सेसिव नेचर बन जाता है कि बार बार आपको वो चीजें करनी है जो लव में आप करते हो। नॉरएपिनेफ्रिन आपके बॉडी को पंप करती है, एक तरीके से हार्ट को बीट करती है, आपको अलर्ट रखती है। जैसे प्यार में आंखें बंद हो जाती है या प्यार में आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन, बिकॉज दैट इज द हार्मोन विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर फाइट और फ्लाइट रिएक्शन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये बॉन्डिंग या कनेक्टिवनेस या कनेक्टेडनेस के हार्मोन्स होते हैं। स्पेसिफिकली ये लैक्टेशंस में निकलते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम निकलते हैं। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज कडलिंग हार्मोन्स। अगर आप किसी को बाहों में लेते हो तो ये हार्मोन रिलीज होते हैं। किसी के साथ आप कुछ टाइम स्पेंड करते हो, फिजिकल टच करते हो, तो उसमें ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये हार्मोन्स ही आपके बॉन्डेडनेस को शो करते हैं। ऐसा पाया गया है कि जो लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में रहते हैं उनमें ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन की मात्रा ज्यादा रहती है कंपेयर टू ऐसे लोग जो कमिटेड रिलेशनशिप में या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं है। बेसिकली ये इंटरनल अट्रैक्शन है, तो कुछ ये इंटरनल फैक्टर्स है। अब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। डेफिनेटली ऐसी कुछ चीजें होती है जैसे सामने वाले व्यक्ति में बहुत ज्यादा आकर्षित करे, लाइक द एक्टर्स, बट ये चीजें लव के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मे बी अफेक्शन या इनिशियल अट्रैक्शन के लिए शायद इंपॉर्टेंट रखे, बट डेफिनेटली सेकंड एक्सटर्नल फैक्टर इज प्रॉक्सिमिटी। जब आप लोग साथ में टाइम स्पेंड करते हो या ज्यादा टाइम बिताते हो, जैसे ड्यूरिंग एग्जाम्स या कुछ डिफिकल्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या लॉन्ग टर्म कुछ ट्रैकिंग के प्रोग्राम्स के लिए आप गए हो, तो एक प्रॉक्सिमिटी की वजह से ही आपको उस व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन या आकर्षण होने लग जाता है। सो कुछ ऐसे इंटरनल फैक्टर्स है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, बट एग्जैक्टली व्हाट अट्रैक्ट्स मोर, वेदर इट्स अ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, डू अपोजिट्स रियली अट्रैक्ट, इसका जवाब नहीं है। बेसिकली हम प्यार उनमें खोजते हैं जिनके एटीट्यूड्स, लाइकिंग्स, डिसलाइक्स या इमोशनल बिहेवियर हमारे जैसा है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपोजिट चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, बट वो ऐसे चीजों से अट्रैक्ट होते हैं जो चीजें कॉम्प्लीमेंट करती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत सबमिसिव है तो डेफिनेटली शी विल बी इन रिलेशनशिप और शी विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ पर्सन हु इज लिटिल डोमिनेटिंग। अदरवाइज अ डोमिनेंट पर्सन के साथ में रहना बाकी सब पर्सनैलिटी के लिए इजी नहीं है, बट जो सबमिसिव है, जो खुद डिपेंडेंट है, वो ऐसे डोमिनेंट पर्सन के साथ में रहना पसंद करेगी या रिलेशनशिप में आना पसंद करेगी। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बेसिकली व्हाट टू डू व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप एंड व्हाट नॉट टू डू व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इट हैज टू बी ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। ओपन का मतलब है कि इसमें दूसरा व्यक्ति भी अपनी राय दे सकता है, उसको सब पता होना चाहिए अपने बारे में, एंड इट हैज टू बी ऑनेस्ट। डिसऑनेस्टी इज नॉट अ रिक्विजिट फॉर योर लव। द सेकंड थिंग इज विच इज इंपॉर्टेंट इज गिविंग हर स्पेस, गिविंग हिम और हर हिज ओन स्पेस इज इंपॉर्टेंट। बहुत सी बार ऐसा होता है कि अब रिलेशनशिप में रहता है तो हम हर चीज में अपना ओपिनियन देना या अपनी चीजें फोर्स करना शुरू कर देते हैं कि क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, ऐसे कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए पार्टी में। दैट इज रॉन्ग। सो गिविंग हर स्पेस, लाइक मे बी यू लाइक टू वॉच मूवीज बट शी डजंट लाइक टू वॉच मूवीज, rather than that उनको बुक्स या नॉवेल्स पसंद आता है, तो आप उनको अपनी स्पेस दे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बीइंग सेंसिटिव टू अदर पार्टनर्स नीड, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगले पार्टनर की नीड क्या है, वेदर इट्स लाइक फिजिकल नीड्स और सेक्सुअल नीड्स और मे बी काइंड ऑफ इमोशनल नीड, ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप। देन शेयरिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर। रिलेशनशिप में हो लेकिन आप एक में को टाइम दे ही नहीं पा रहे हो, पिछले 10 दिन से 15 दिन से ना बात कर पाए हो, ना मूवी जा पाए हो, ना साथ में कहीं घूम पाए हो, तो दिस इज नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप और दिस इज नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप। सो डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। Giving each other space is again important. Solving problems and not piling them together. बहुत सी बार होता है कि हम चीज़ों को पाइल करके रखते हैं, लाइक घर पे दिक्कतें चल रही थी, पढ़ाई की दिक्कतें चल रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे थे और ये सब कुछ पाइल कर रखा है और आपके पार्टनर के साथ में भी कुछ इश्यूज चल रहे थे और वो सारे एक साथ में एक्सप्लोड हो रहे हैं। सो rather than piling it off, हर वक्त एक समस्या को हम सॉल्व करते रहे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट than not depending on your partner to soothe you. Rather, you should soothe yourself. Self-soothing. हमेशा ये ना सोचे इन रिलेशनशिप में कि मेरी प्रॉब्लम जो है या मुझे जो इमोशनल डिस्ट्रेस हो रहा है वो मेरा पार्टनर आके मुझे सॉल्व करे। Rather than it has to be like कि मैं अपनी प्रॉब्लम या मैं अपनी इमोशन को खुद ही गवर्न करूँ। Then understanding need, your own need as well as your partner need. वो क्या चाहता है वो चीजें समझे एंड एक्सप्रेसिंग योर ओन इमोशंस।
दैट इज ऑल व्हाट यू कैन डू फॉर योर हेल्दी रिलेशनशिप. देन ऐसा क्या ना करे जिससे आपकी रिलेशनशिप खराब होगी, इज बेसिकली डोंट बी ओवर पॉजेसिव और डोंट फील इनसिक्योरिटीज. ऐसी बहुत सी बार होता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद में ऐसा होता है कि आप थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाते हैं कि इस लड़के से बात कर ली है, या आज कॉलेज की पार्टी में चले गए, आज कंपनी की पार्टी में चले गए, आज ऑफिस के लोगों के साथ में बाहर चले गए, एंड द पर्सन फील इनसिक्योर. जो नॉर्मली रोज दिन में एक बार कॉल करता है, ही इज कंटिन्यूसली कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन just to check whether what you are doing. This is insecurity or morbid possessiveness, which is wrong. Then blame games. Blame games का मतलब है कि ये आपने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया, या उस दिन आपने ऐसा बोल दिया था, उस दिन आप मेरे साथ में नहीं आए थे, या उस दिन आप फ्री थे फिर भी आप मेरे साथ में नहीं आए, इसलिए अब मैं आपके साथ में नहीं आ रही हूँ. आपने ऐसी गलती करी इसलिए मैंने ऐसे रिस्पॉन्ड दिया. आप उदास लग रहे थे इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर रही थी. सो ऑल दिस आर लाइक द ब्लेम गेम्स व्हिच शुड नॉट बी देयर इन रिलेशनशिप. देन एक्सप्रेसिंग योर ओन थॉट्स स्पॉन्टेनियसली एंड नॉट एक्सपेक्टिंग दैट अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. आप खुद अपनी इमोशंस के बारे में बोले, बताए कि मुझे क्या फील हो रहा है, रादर कि आप ये एक्सपेक्ट करते बैठो कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप समझ जाए. ऐसा बहुत सी बार होता है, लाइक सुबह से शाम तक के उस व्यक्ति ने फोन नहीं किया अपने पार्टनर को, और शाम को वही व्यक्ति फोन करके अपने पार्टनर को बोलती है कि तुमने मुझे फोन नहीं किया, मैं इतनी सुबह से उदास थी तो तुमने मुझे फोन करना चाहिए था. बट लेकिन अनटिल अनलेस यू कन्वे योर फीलिंग टू योर पार्टनर, हाउ इज गोइंग टू नो दैट कि आप उदास हो या टेंशन में हो. सो एक्सप्रेसिंग योर ओन फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. lying and cheating, this is something which is not very acceptable in relationship. So this is not to do once you are in relationship. Then any kind of violence, physical abuse or disrespect for the partner, this is not tolerable. So relationship में हो तो physical violence, abuse and disrespect should not be there. Then judging and shaming on the past experiences, कि पहले बॉयफ्रेंड के साथ में भी आपने ऐसा किया था, मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ के जाएगी, तुम्हारा तो नेचर ही ऐसा है, या तुमने तो अपनी मम्मी के साथ में अच्छे से बात नहीं करी है, या तुम तो पहले से ही ऐसे स्टूडेंट हो, तुमको क्या है, तुमको पढ़ाई से मतलब नहीं है, पर मेरी तो पढ़ाई है. सो जजिंग योर पार्टनर बेस्ड ऑन हर पास्ट एक्सपीरियंस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू. सो दिस शुड नॉट बी डन. Then there are few things which denote that whether this relationship is healthy or unhealthy. Healthy relationship we say when the individuality is maintained. मतलब आप हो, अगर आप ग्रुप आप कपल में भी हो तभी आपकी इंडिविजुअलिटी ब्रेक नहीं हुई है. ऐसा नहीं है कि बेसिकली आपको रेड शर्ट पसंद है, आपको रेड शर्ट पसंद है या ना पसंद है, लेकिन आपके पार्टनर को पसंद है तो आपको अब वो रेड शर्ट ही पहननी पड़ती है. दिस शुड नॉट बी देयर. आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है, आपको क्या पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता है, आपको मूवी जाना पसंद है, आपको घूमना पसंद है, नहीं पसंद है, आपको सोशल गैदरिंग पसंद है, नहीं पसंद है, दैट इंडिविजुअलिटी हैज टू बी मेंटेन. देन इन हेल्दी रिलेशनशिप द पार्टनर ब्रिंग्स आउट द बेस्ट क्वालिटी इन अदर पार्टनर. उसमें क्या अच्छा है, लाइक वो अच्छा लिखती है, वो अच्छा गाती है, शी इज मोर इनटू द फिटनेस स्ट्रीम, सो ही ट्राइज टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द पार्टनर. देन ही एक्सेप्ट्स लिमिटेशंस ऑफ सेल्फ एज वेल एज पार्टनर. आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. ऐसे बहुत सी रिलेशनशिप में होता है कि वजन कम करो, खाना कम करो, एंड दिस इज अनड्यू एक्सपेक्टेशंस. सो समहाउ इट हैज टू बी इन अ प्रैक्टिकल वे. पहले वो व्यक्ति 100 किलो की थी, अब उन्होंने कम करते करते 80 पे ले आए, बट रिड्यूसिंग और गोइंग डाउन बियॉन्ड 80 इज डिफिकल्ट. दैट पार्टनर हैज टू अंडरस्टैंड. देन नॉट ट्राइंग टू चेंज और कंट्रोल द अदर पार्टनर. दिस इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप. अगर सामने वाला व्यक्ति पूरे समय आपको चेंज करने में या कंट्रोल करने में लगा है कि ऐसे मत खाओ, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत पहनो, ऐसे मत बिहेव करो, तो दिस इज ऐसे मत हंसो, तो दिस इज अ अनहेल्दी रिलेशनशिप. इन हेल्दी रिलेशनशिप द पर्सन नेवर एवर ट्राइज टू कंट्रोल और चेंज दैट पर्सन. देन इन हेल्दी रिलेशनशिप इक्वलिटी इज फॉलोड. मैं पुरुष हूं तो मैं काम करता हूं, तो मैं बिजी हूं, लेकिन मेरी वाइफ भी घर पे काम करती है. सो दैट हैज टू बी न इक्वलिटी बेसिस. या मैं मर्द हूं या मैं लड़का हूं तो मुझे घर को भी देखना पड़ता है, गर्लफ्रेंड को भी देखना पड़ता है. दैट शुड नॉट बी देयर. इक्वलिटी हैज टू बी फॉलोड. एक्सप्रेसिंग फीलिंग स्पॉन्टेनियसली. हेल्दी रिलेशनशिप में हमेशा ये होता है कि जो भी फीलिंग आई है, जो भी थॉट आया है, जो भी इमोशंस आया है, आप फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हो. सो इवन दिस इज अ साइन ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप. When we talk about unhealthy relationship,
दे डू फील दैट कि द रिलेशनशिप इज कंज्यूमेटेड। अब पूरी तरह से ऐसा हो गया कि मैं नहीं होते हुए एक कपल बन गया है कि हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक इसी की लिस्ट है जिसको आप फॉलो कर रहे हो। दिस इज अनहेल्दी रिलेशनशिप। दे आर एक्सट्रीमली अफ्रेड ऑफ लेट गोइंग द थिंग्स। कोई भी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, पकड़ के रखते हैं कि आपने उस दिन ऐसा किया था, उस दिन मेरी बात आपने मानी नहीं, उस दिन मैंने आपसे नहीं जाने के लिए बोला था फिर भी आपने किया, मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ चलो लेकिन तुम नहीं आए। सो दे आर अफ्रेड ऑफ लेट गोइंग द थिंग्स। In unhealthy relationship, the partners is dependent on other partner for the self growth. वो खुद कुछ मेहनत करना नहीं चाहता है, पार्टनर करेगा। समाउ पढ़ाई करनी है तो वो मेरा पार्टनर मुझे आके पढ़ाएगा, मुझे कहीं जाना है आना है तो वो इंडिपेंडेंसी खत्म होते हैं, वो पार्टनर मुझे ले जाएगा, पार्टनर मुझे लाएगा। सो सेल्फ ग्रोथ की चांसेस वहां पे खत्म हो जाते हैं। जनरली इन अनहेल्दी रिलेशनशिप दे कीप ऑन चेंजिंग द पार्टनर्स एज वेल एज दे रिफ्यूज टू कमिट। अगर कमिटमेंट नहीं आ रहा है तो इवन दैट इज अनहेल्दी रिलेशनशिप एंड देर इज ऑलवेज फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड डिप्रेशन, रिपीटेड फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड डिप्रेशन, दैट इज अनहेल्दी रिलेशनशिप। सो देयर हैज टू बी सम फ्लैग साइंस वेन एवर यू आर इन रिलेशनशिप कि सही चल रहा है हमारा रिलेशनशिप या खराब चल रहा है। अगर आपकी रिलेशनशिप की इंटेंसिटी बहुत हाई है, मतलब दोनों खुश महसूस कर रहे हो या दोनों दुख महसूस कर रहे हो, तो दिस इज द फ्लैग साइन। सामने वाला व्यक्ति दुखी है तो आप भी आपके इमोशन भी दुखी है, दिस इज नॉट अ गुड साइन इन रिलेशनशिप। देन सेकंड इज आइसोलेशन। जब आप दोनों भी साथ में हो फिर भी आपको लग रहा है कि आप अकेले ही रहते हो, आप ऐसा लगता ही नहीं कि आप किसी कंपनी में हो, तो अगेन दिस इज अ रेड फ्लैग साइन फॉर योर अनहेल्दी रिलेशनशिप। देन एक्सट्रीम जेलसी, द पार्टनर इज टू जेलस अबाउट और पार्टनर इज टू पॉजिटिव अबाउट रिलेशनशिप। कहीं आना जाना नहीं बिना उनके, कहीं भी पिकनिक नहीं कर सकते हो, किसी से बात नहीं कर सकते हो, किसी को फोन नहीं कर सकते हो, या रात में किसी से बात नहीं कर सकते हो। सो ऑल दिस आर फ्लैग साइंस फॉर अनहेल्दी रिलेशनशिप। बिलिटलिंग मतलब कि जो किया है सिर्फ मैंने किया, आपने कुछ भी नहीं किया इस रिलेशनशिप के लिए। और यूजिंग सम काइंड ऑफ हार्श वर्ड्स कि इन अ डेरोगेटरी वे कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं किया, जो किया है इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए मैंने किया है। एंड वोलेटिलिटी, अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ब्रेकअप्स हो रहे और पैचअप्स हो रहे, सो दिस पैशनेट है आप एक में के लिए, बट जब ब्रेकअप होते हैं तो बिल्कुल यू आर रेडी टू हर्ट द पार्टनर। सो इवन दिस इज अ फ्लैग साइन फॉर अनहेल्दी रिलेशनशिप। सो दिस 5 things like the isolation, belittling, jealousy, volatility and intensity, these 5 factors are important red flag signs for unhealthy relationship. So finally, if the things are not going well, then definitely you have to, or your partner is going to give a call or breakup. अब ब्रेकअप भी बहुत लोगों के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है। ब्रेकअप इज ऑलमोस्ट लाइक अ डेथ ऑफ अ पार्टनर और स्पाउस। जैसे डेथ में एक व्यक्ति कुछ फेजेस से गुजरता है, वैसे ही ब्रेकअप भी उन फेजेस से गुजरना होता है। दिस फेजेस आर द इनिशियल फेज इज बेसिकली डिनायल, देन एंगर, then bargaining, then depression and the final and last phase is basically acceptance. जैसे ही हमारा रिलेशन ठीक ठाक नहीं होता है और कोई दोस्त हमारे से या हमारा फादर या कोई पेरेंट हमसे बात करना चाहे उस रिलेशनशिप के बारे में, वी ट्राई टू अवॉइड इट। हम डिनायल रहते हैं कि नहीं हमारे साथ कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वो तो बस कल उन्होंने ऐसा बोल दिया था या वो उसने ऐसा बोल दिया, वो 2 दिन से बाहर गया इसलिए ऐसा हो रहा है। सो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट कि द रिलेशन इज नॉट गोइंग वेल, दैट इज द डिनायल फेज। देन इट कम्स एंगर, जब लगता है आपको कि नहीं अब ब्रेकअप हो रहा है एंड यू आर पावरलेस और योर पार्टनर, देन यू फील दैट दिस पावरलेसनेस लूजिंग योर पावर गिव्स यू एंगर। तो आप गुस्सा करने लगते हो, आप चिड़चिड़ करने लगते हो, आप जो एक इंटरनल डैमेज हुआ है उसको एंगर के थ्रू आप अपना निकालना चाहते हो। बट देन यू स्टार्ट बार्गेनिंग, विच इज द थर्ड स्टेज ऑफ दिस रिजोल्यूशन ऑफ योर ब्रेकअप। बार्गेनिंग का मतलब होता है कि नहीं इस रिश्ते को मैं ठीक कर सकता हूँ क्या, कुछ और चेंजेस पार्टनर में या मेरे में कर सकता हूँ क्या, कुछ और मैं किसी की ओपिनियन लूँ क्या, दिस इज बार्गेनिंग। या समटाइम्स जस्ट ट्राइंग टू काउंसिल योरसेल्फ कि नहीं चीजें ठीक हो सकती है इन लॉन्ग रन, अभी मेरे से बात नहीं कर रही बट मे बी आफ्टर 6 months शी इज गोइंग टू कम बैक टू मी, दिस इज बार्गेनिंग। द फोर्थ साइकिल इज बेसिकली डिप्रेशन। वंस यू एक्सेप्ट दैट कि नहीं अब कुछ चीजें ठीक नहीं हो सकती है, तो यू गो इन टू योर ओन शैलो बेड, जिसे कहते हैं डिप्रेशन, जिसमें आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, बात करने का मन नहीं करेगा, खाने पीने का मन नहीं करेगा। एंड द फाइनल एंड द लास्ट स्टेप इज बेसिकली एक्सेप्टिंग द थिंग्स, एक्सेप्टेंस। ग्रेजुअली यू एक्सेप्ट दैट कि शी इज no more in the relationship and this relationship is now over. So accepting is basically the final
stage of the resolution and most healthy way. So what to do, like once you broke up with your partner, many people they land up into depression or they try to commit suicide. लेकिन इस चीज से बाहर कैसे आए? सबसे पहले is basically accepting and acknowledging that the relationship is no more. अब ये रिश्ता टूट चुका है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है. So trying to give her call again and again, trying to check her Facebook और Instagram profile again and again. जितना आप उनसे प्रॉक्सिमिटी रखोगे, जितना आप उनसे मिलना चाहोगे या जितना आप उन चीज़ों के बारे में नैग करोगे, उतनी ही दिक्कतें आपको जाएगी इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिकली एक्सेप्टिंग एंड एक्नॉलेजिंग दैट दिस रिलेशनशिप इज ओवर. सेकंड, एक्सेप्टिंग वॉट एवर फीलिंग यू आर हैविंग. इट कैन बी लाइक एंगर हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, डिप्रेशन वाली आ रही है, गिल्ट फीलिंग आ रही है, ब्लेम वाली फीलिंग आ रही है, या डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग है कि इसने मेरे साथ में ऐसा क्यों है. बट एक्सेप्टिंग इट सो दैट यू कैन गो थ्रू द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ योर ब्रेकअप. तो हम एक्सेप्ट करें हमारे एंगर को, गुस्से को, डिप्रेशन को, लो मूड को, एंड ट्राई टू कम और ओवर पास इट. देन सिटिंग बैक एंड थिंकिंग कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस रिलेशनशिप. क्या बुरा हुआ मेरे साथ में या क्यों बुरा हुआ मेरे साथ में, है ना. देन एनालाइजिंग वेदर इट वॉज योर मिस्टेक और योर पार्टनर्स मिस्टेक्स. सो इफ इट हैज बीन लाइक योर पार्टनर्स मिस्टेक, देन assuring yourself that कि nothing was wrong from my side. So it was good that I came out of this relationship and I should not be blamed for this unhappy relationship. And अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी कुछ गलती है इस relationship में, you have been over possessive और insecure और there has been few more things with you, तो उस चीज़ों को रेक्टिफाई करें ताकि आने वाले भविष्य में आप किसी भी रिलेशनशिप में वापस वो प्रॉब्लम फेस ना करें जो आपने अभी फेस की है. There are many other things. Until unless you resolve your conflicts, तब तक कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें, अपने घर वालों से बात करें, दोस्तों के साथ रहे, ग्रुप ना छोड़े, माइंड डाइवर्शन के लिए आप म्यूजिक सुने, शॉर्ट हॉलीडे प्लान करें, एक्सरसाइज करें, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस करें. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिकली इफ इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ योर रिलेशनशिप, breakup of your relationship, then definitely you will need some expert help. Maybe a visit to a psychiatrist or psychologist or relationship expert is going to help you. So don't get shy in taking help, but be ready for such consequences. Thank you so much.